Hello students, today we are going to start the properties of alpha amino acid in biomolecule chapter. ठीक है, in previous class we have finished, क्या finish किया था? We have finished the classification of amino acids. ठीक है, now we are going to discuss the properties of alpha amino acid. तो firstly आपको alpha amino acid मैंने draw करना बताया था structure. तो कैसे हम ड्रॉ करते थे अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कि हमारे पास एक कार्बन होता था, उसके साथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था, साथ में एक एमिनो ग्रुप होता था, ऊपर H और नीचे R. दिस वन इज द अल्फा अमीनो एसिड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा. तो अल्फा पे क्या लगा हुआ है? अमीनो ग्रुप. तो अल्फा अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेसिकली. किसकी? अल्फा अमीनो एसिड की. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज कलरलेस. कि जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं बेसिकली. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर वाटर सोल्यूबल. दे आर वाटर सोल्यूबल. अब बेटा ये वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि ये जो अल्फा अमीनो एसिड है ये वाटर सोल्यूबल क्यों है? इस स्ट्रक्चर को देखो आप. ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हो, यहाँ पर एसिड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है. मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये याद रखो फिनोमिना पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में फॉन कॉल फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. कॉल का मतलब यहाँ है रिलेटेड टू क्लोरीन. फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक है, अगर इनके साथ कहीं पर भी हाइड्रोजन अटैच है तो वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसी को ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकती हूँ COOH लिख सकती हूँ. क्लियर? इस NH2 ग्रुप को ऐसे लिख सकती हूँ NH2. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. सो इट विल acquire the negative charge and it will acquire the positive charge. Here it will acquire the negative charge and it will acquire the पॉजिटिव चार्ज. समझ रहे हो ना बात? तो यहाँ पर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए तो मतलब वो क्या क्रिएट करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और वैसे भी ऑक्सीजन भी आ रहा है और नाइट्रोजन भी आ रहा है. जब ये हाइड्रोजन से जुड़े होंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर द वाटर सॉल्युबल. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड पॉइंट सॉरी, क्लियर है सेकेंड पॉइंट? कर लोगे? नेक्स्ट थर्ड क्या बताई थी? थर्ड प्रॉपर्टी दे हैव हाई मेल्टिंग सॉलिड्स. क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग सॉलिड्स. अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं बेसिकली आपको पता है उनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि सॉलिड्स दे आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई रहेगा. बट यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनको सॉलिड्स क्यों कहा गया है? एमिनो एसिड्स को सॉलिड्स क्यों कहा गया है? तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इसमें एक एसिडिक ग्रुप आता है और दूसरा बेसिक ग्रुप. और आपको पता है जब एसिड्स प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं. और सॉल्ट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म. तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सॉलिड्स. और क्या कहा जाता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा. क्लियर इतनी बात? क्लियर है? नेक्स्ट दे एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें हम, अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सॉलिड्स वाले में, सॉलिड स्टेट, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था? जिनका बेसिकली जिन सॉलिड्स का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? रेगुलर होता है. यही पढ़ा था ना हमने, रेगुलर पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न, और वो भी किसमें? 3D में. बट यहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो इसका आंसर क्या डालोगे आप? ड्यू टू द ज्वीटर आयन. ड्यू टू द ज्वीटर आयन फॉर्मेशन ऐसा देखा गया है कि ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है. क्लियर इतनी बात? अब ज्वीटर आयन क्या होता है वो हमने डिस्कस करना है. क्लियर है इतनी बात? प्रॉपर्टीज क्लियर है किसकी? अमीनो एसिड्स की. सौरभ क्लियर है? कर लोगे? अब ज्वीटर आयन. ज्वीटर आयन कैसे बनेगा बेटा? देखो ज्वीटर आयन बेसिकली कैसे बनता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ज्वीटर आयन जब भी बनेगा वो किस में बनेगा? एक्वस मीडिया में बनेगा.
एक्वस मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ही आप इस अमीनो एसिड को वाटर में डालोगे तो ये कैसे अपनी बॉन्डिंग करनी स्टार्ट करेगा। देखो जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला, ठीक है, वाटर में डालेंगे तो यहाँ से आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O। वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O। अगर हम इसकी बात करेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है। तो पहले तो हमें ज्वीटर आयन बनाना है। ज्वीटर आयन ये कैसे बनाएगा, हियर इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे गेन कर लेगा, जब गेन करेगा इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, और ये बाहर निकल जाएगा किस फॉर्म में, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस वाटर के अंदर, H पॉजिटिव आयन में। समझ आ रही है बात। अब नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, H पॉजिटिव। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके पास क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, इससे अटैच होगा। कैसे, देखो C ऊपर क्या है H, नीचे R, यहाँ पर क्या बन गया CO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज NH3 पॉजिटिव। समझ आ रही है इतनी बात कैसे आया। तो मतलब क्या है, जिस एक्वस मीडिया में हमने अमीनो एसिड को डाला था वो क्या हो गया, आपके पास चार्जेस में डेवलप हो गया, और वो जो चार्जेस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे, एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ आ रही है बात। तो ये क्या हो गया, दैट इज अ ज्वीटर आयन। क्लियर है, ये क्या है, ज्वीटर आयन है। ज्वीटर आयन ही क्यों बनाया इसने, क्यों, क्योंकि इस अमीनो एसिड के पास दोनों चीजें थी, एक एसिड भी था और दूसरा बेस भी था। अब आपने पढ़ा होगा एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है, क्या होते हैं एम्फोटेरिक। अगर ऑक्साइड्स की बात करूं मैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो ज्वीटर आयन होगा दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि ये एसिड भी है और बेसिक भी है। ठीक है, तो अब बात आती है, जब हमने इसको एक्वस मीडिया में डाला तो हमें सिर्फ वहां से एक ही स्ट्रक्चर नहीं मिला। समझ रहे हो, ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज ज्वीटर आयन। अब जब वाटर में डाला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों है, तो अगर मैं इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराती हूँ, आपको पता है एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव। तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके पास जाके जुड़ेगा, नेगेटिव के पास कि पॉजिटिव के पास, नेगेटिव के पास, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, NH3 पॉजिटिव CHRCOH, ये स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। ठीक है, अगर आप इसका रिवर्स कराओ तो आपको वापस ज्वीटर आयन मिल जाएगा। क्लियर। अगर मैं इसको बेसिक मीडिया में, बेसिक मीडिया मतलब OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराती हूँ, तो आपका स्ट्रक्चर ये OH नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। लेकिन ये पॉजिटिव बना कब था, यहाँ पर क्या था NH2 और H पॉजिटिव, मतलब ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसको अट्रैक्ट करके H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बच गया आपके पास यहाँ पर, NH2 CHRCOO नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है, क्लियर इतनी बात। तो इट मीन्स एक्वस मीडिया में आपको तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं अमीनो एसिड के, एक ज्वीटर आयन, दूसरा एसिडिक मीडिया में और तीसरा बेसिक मीडिया में। इतनी बात क्लियर है, कर लोगे इतना। अब आपको ये भी पता है बेसिकली जो एसिडिक मीडिया होता है कि उसकी pH कितनी होती है, बेसिक की कितनी होती है और न्यूट्रल की कितनी होती है, पता है ना सबको। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द pH। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ pH ये किस मीडिया में है, एसिडिक में, और ये किस मीडिया में है, दिस वन इज बेसिक, तो इसकी pH कितनी होनी चाहिए, दैट इज लेस देन, और इसकी pH और इसकी pH, क्योंकि तो न्यूट्रल की तरीके से बिहेव कर रहा है। समझ आ रही है बात। तो अगर ये एसिडिक मीडिया में pH इज लेस देन 7 है, ध्यान से सुनना, अगर एसिडिक मीडिया में pH क्या है, लेस देन 7 है, और मैं क्या कहती हूँ कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने ये वाला एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया है, कौन सा, ये वाला NH3 + CHRCOH। आपको पता है जब मैं इसको कंडक्ट कराऊंगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो इसमें इलेक्ट्रोड्स भी अटैच होंगे। एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड का और दूसरा होगा एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब आपने ये सॉल्यूशन इसके अंदर डाला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। मतलब जितना भी ज्विटर आयन से एसिडिक सॉल्यूशन में आप जो भी यहाँ पर क्या बनाओगे, आयन बनाओगे, वो कौन सी प्लेट की तरफ मूव करेंगे, इसके आयंस कहाँ पर माइग्रेट करेंगे, कैथोड की तरफ। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं ये बेसिक सॉल्यूशन वाला डाल दूं, बेसिक सॉल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो मतलब ये वाले किसकी तरफ मूव करेंगे, आयंस, एनोड की तरफ। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलती हूं मैं किसके पास, ज्विटर आयन के पास। यहाँ पर नेगेटिव भी है और यहाँ पर, मतलब ये तो क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ये तो माइग्रेट करेंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर इतनी बात। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये एसिडिक आपके पास बनता है ज्विटर आयन से, एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप रिएक्शन कराते हो तो उसके आयंस कहाँ पर मूव करते हैं। तो यू शुड नो कि इट विल मूव टुवर्ड्स अ कैथोड और बेसिक वाले एनोड पे। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होता है, यहाँ से तो ये कैथोड की तरफ मूव कर गए, यहाँ से ये एनोड की तरफ मूव कर गए और ये क्या रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, इसके बेसिस पे तो आपने डिस्टिंग्विश कर दिया इनको। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जब ये न्यूट्रल है, मतलब ये किसी भी प्लेट की तरफ मूव नहीं कर रहे। प्लेट कौन सी, कैथोड और एनोड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। पीएच क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो जहाँ पर कोई आयन आपका माइग्रेट होना बंद कर दे, कहाँ पर, जिस पीएच पर, जिस पीएच पर आपका आयन माइग्रेट करना बंद कर दे, आइदर फ्रॉम कैथोड और एनोड, मतलब एनोड और कैथोड की तरफ वो आयन मूव ही ना करे इस पीएच पे। ठीक है, जिस पीएच पे कैथोड और एनोड पे आयन आपका कोई मूव ना करे, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इतनी बात समझ आ रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 7 ही होगा हर एक अमीनो एसिड का, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि सिर्फ वो पीएच के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पीके, ठीक है, पीके भी, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पीएच जो आएगी आपकी, आपको बस इतना पता होना चाहिए, जिस पीएच पर ये आयन आपके क्या है, माइग्रेट करना बंद कर दे। हो सकता है पीएच 7 से थोड़ी सी ज्यादा आ जाए, 7 से थोड़ी कम आ जाए, वो वाली पीएच वाला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। फटाफट इसमें से नोट डाउन करना तो करो, मैं फिर इनकी डेफिनेशन लिखवाऊँ तुम्हें। अब देखिए ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन को कई बार न्यूट्रल स्पीशीज भी बोल दिया जाता है, ज्विटर आयन को न्यूट्रल स्पीशीज। और ज्विटर आयन कौन सा था आपके पास, दिस वन इज द ज्विटर आयन। तो न्यूट्रल क्यों बोला जाता है, होना तो ये 4 स्पीशीज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, बट इसको न्यूट्रल बोला गया है। ऐसा क्यों, उसका रीजन यही है कि जितना अमाउंट नेगेटिव का फॉर्म हो रहा है उतना ही अमाउंट पॉजिटिव का भी फॉर्म हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल स्पीशीज। समझ आ रही है बात, क्लियर है। ये है तो दिखने में तो आपको 4 स्पीशीज दिख रही है, बट है क्या ये, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि जितना अमाउंट आपके पास नेगेटिव का आ रहा है उतना ही अमाउंट किसका आ रहा है, पॉजिटिव का भी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ज्विटर आयन, क्या डेफिनेशन होगी अब इसकी, इट इज द पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज 0। नेट चार्ज क्या है, 0 है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए ना, कैंसिल आउट होके क्या हो गया, चार्ज 0 हो गया। तो इट इज द पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन इज 0, दैट इज नोन एज द ज्विटर आयन। क्लियर। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, इट इज एन एम्फोटेरिक आयन। एम्फोटेरिक आयन क्यों है, क्योंकि ये देखो एम्फोटेरिक है नेचर में, क्योंकि एक एसिड भी है और दूसरा बेस भी है। इसमें एक एंड एसिड का है और दूसरा एंड बेस का है। तो इट इज एन एम्फोटेरिक आयन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ये हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, इसको हमने कनेक्ट कर देना बैटरी के साथ। ठीक है, नाइदर माइग्रेट टू कैथोड नोर टू एनोड, ना तो वो कैथोड की तरफ माइग्रेट हो और ना ही एनोड की तरफ माइग्रेट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। होप सो क्लियर हो गई होगी अब डेफिनेशंस पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर जो आ रही थी। क्लियर है, कर लोगे, चलो नोट डाउन कर लो फिर आगे चलो। हाँ जी, नेक्स्ट अब आपको पता है प्रोटीन्स कैसे बनते थे, अमीनो एसिड से। तो मतलब प्रोटीन क्या है आपके पास, लार्ज पॉलीमर है किसके, अमीनो एसिड के। बीच में क्या आ रहे हैं, पेप्टाइड्स। मतलब क्या है, अमीनो एसिड से पहले क्या बनते हैं, पेप्टाइड्स, एंड देन क्या आते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या है, लार्ज ग्रुप से जुड़े होंगे और ये स्मॉलर से जुड़े होंगे। ठीक है, तो बेसिकली पेप्टाइड्स पढ़ना है अब हमने कि पेप्टाइड्स क्या होता है। ठीक है, पेप्टाइड्स आर द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब ये अमीनो एसिड्स की वो शॉर्ट चेन है जो कि लिंक्ड
होती हैं किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। और वो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड इसमें अराउंड 2 से लेकर 50 तक आ जाते हैं, 2 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, देखो अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं और मुझे वहां से पेप्टाइड बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज अमीनो एसिड में मैंने क्या खाया था, ग्लाइसिन और दूसरा अलानिन, ये हमने पढ़े थे, अमीनो एसिड के एग्जांपल ही पढ़े थे, ग्लाइसिन और अलानिन। ये बेसिकली इजी है अटैच करना, क्योंकि इसमें इतना बड़ा ग्रुप अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ग्लाइसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ कैसे बनेगा, यहाँ पर H था, यहाँ पर R था, ठीक है, यहाँ पर COH था, या इधर क्या लगा दो NH2 और इधर क्या था R, ऐसे था। R की जगह अगर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, H, तो क्या बन गया ग्लाइसिन। प्लस अलानिन का स्ट्रक्चर, पहले तो ऐसे अमीनो एसिड बनाओ RCOH, यहाँ पर क्या था NH2। अलानिन में मैंने कहा था CH2 पुट करना है, जब वैलेंसी कंप्लीट करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था CH3। अलानिन के लिए यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया CH3। R अगर आपके पास H है तो ग्लाइसिन बनेगा, अगर RCH3 है तो क्या बनेगा एलानिन। क्लियर। अब पेप्टाइड कैसे बनेगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दीज आर द शॉर्ट चेन, तो 2 ही तो चेन हुई है अमीनो एसिड की। मैंने क्या कहा, कितने बन सकते हैं, 2 से 50 तक, तो 2 ही चेन हुई ना ये अमीनो एसिड की। दीज आर द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, यहां से देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ NH2 लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ COOH। जब भी आपने बॉन्डिंग करनी है, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, यहां से अगर ये मैं वाटर रिमूव करा दूं माइनस के H2O, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपके पास, CNH2HHCO, आगे N, आगे क्या है HCH3CO। ये तो ये जो लिंकेज हुई CONH, दिस लिंकेज इज नोन एज द पेप्टाइड लिंकेज, आप बोल सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड। CONH ग्रुप को ही बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहां से क्या हुए, 2 अमीनो एसिड जुड़े, वो भी क्या शॉर्ट चेन हुई है ना 2 अमीनो एसिड की, लेकिन किससे लिंकेज होगी, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसका नाम क्या था ग्लाइसिन, इसका नाम क्या था एलानिन। तो जब इसका नाम डालोगे तो क्या डालेगा, ग्लाइसिल अलानिन, एल्काइल ग्रुप हो गया ना एक, ग्लाइसिल अलानिन। समझ रहे हो बात, क्लियर है, ग्लाइसिल अलानिन। तो दिस इज द पेप्टाइड, और ये क्या है, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है, आ रही बात समझ। अब पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये पेप्टाइड बना, अमीनो एसिड से ही आपके पेप्टाइड बन रहे हैं और अमीनो एसिड से ही आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, बन तो अल्फा अमीनो एसिड से ही रहे हैं ना, पेप्टाइड्स भी बन रहे हैं और प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, तो क्या डिफरेंस हुआ पेप्टाइड्स में और प्रोटीन्स में। यस, जब आपको पेप्टाइड्स बनाना हो तो वहां पर क्या होंगे, बेसिकली शॉर्ट चेन ऑफ एमिनो एसिड जुड़ी होगी, शॉर्ट चेन में मतलब 2 से 50 तक। लेकिन अगर आपको प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए जो ये एमिनो एसिड जोड़ोगे वो मोर देन 100, मतलब 100 से 1000 तक जोड़ सकते हो। मोर देन 100 यूनिट जब ये जोड़ देते हो एमिनो एसिड की, तो क्या बन जाता है आपके पास, प्रोटीन्स। समझ आ रही है बात। जैसे यहाँ पर 2 यूनिट्स जुड़ी तो इसको तो हम क्या बोल दे सकते हैं, डाइपेप्टाइड बोल सकते हैं। 3 जोड़ दोगे तो ट्राई, 4 जोड़ दोगे तो टेट्रापेप्टाइड। समझ रहे हो। तो ऐसे अगर 50 तक यूनिट जुड़ी हो तो वो तो किसकी क्लास में आएगा, पेप्टाइड की क्लास में। अगर 100 से ज़्यादा जुड़ी हो या 100 से 1000 तक जो जुड़ी होती है वो किसकी क्लास में आएगा, प्रोटीन्स की। उनसे प्रोटीन्स बन जाते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कर लोगे, चलो नोट डाउन करो फटाफट। यहाँ पे ये हमारे बेसिकली पेप्टाइड खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बेटा। इन मेन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक